नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका टीसीएच पर। हाजिर हूं इजराइल, फलस्तीन, लेबनान, ईरान, मिडिल ईस्ट और इसके बहाने सारी दुनिया की खबरें लेकर। तो ऐसा लगता है कि ट्रंप ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया है। ट्रंप का एक बयान आया था जिसका मैंने जिक्र किया था। उसमें उन्होंने कहा था कि गजा जो है वो पूरी तरह से डिमोलिश हो चुका है, उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है, सारे घर तोड़े जा चुके हैं। तो गजा के जो लोग हैं उनको जॉर्डन और इजिप्ट में शिफ्ट कर दिया जाए, मतलब गजा के जो रहने वाले हैं उनको जॉर्डन और इजिप्ट भेज दिया जाए और गजा को नए सिरे से डेवलप किया जाए। उन्होंने कहा कि बड़ा खूबसूरत इलाका है, बड़ा अच्छा मौसम रहता है, समंदर के किनारे है। तो एक व्यापारी, एक बिजनेसमैन जिस तरह से देखता है उस तरह से वो देख रहे थे। एक ऐसा आदमी जिसके सीने में कोई दिल नहीं है वो ऐसे ही देख सकता है किसी भी जगह को। तो जगह तो बड़ी खूबसूरत है लेकिन वहां के रहने वाले लोग उसके लिए दिक्कत है। इजराइल हमेशा से चाहता रहा है गजा के ऊपर उसका कब्जा हो जाए, गजा के लोग चले जाएं। इसको वॉलंटरी इमिग्रेशन कहता रहा है, वॉलंटरी माइग्रेशन कहता रहा है। यानी अपने आप लोग वहां से माइग्रेट चले जाएं। आप उनका जीना मुश्किल कर दो, आप उनका घर तोड़ दो, आप उनका खाना छीन लो, आप उनके खेत बर्बाद कर दो और उसके बाद कहो कि वो तो अपने मन से चले गए। स्मोट्रिच हो, बेन ग्वेर हो, कहता तो नहीं है लेकिन नेतन्याहू भी यही चाहता था कि गजा में ऐसा ही कुछ हो जाए। तो उन्हीं के मन की बात की जब ट्रंप ने यह कहा कि गजा के लोगों को इजिप्ट में शिफ्ट कर दिया जाए, जॉर्डन में शिफ्ट कर दिया जाए और गजा को रीडेवलप किया जाए ताकि वहां का तेल लूटा जा सके, ताकि वहां का गैस लूटा जा सके, ताकि समंदर के किनारे जो गजा का इलाका है वहां आलीशान होटल, रिजॉर्ट, ये सारा कुछ बनवाया जा सके जिसमें ट्रंप और उनके साथ के लोग पैसे कमा सकें, माल बना सकें। लेकिन यह बयान आया और उसके तुरंत बाद जितने भी फैक्शन हैं फलस्तीन के, चाहे वो फतेह हो, चाहे वो वहां की प्रेसिडेंसी हो अब्बास की, चाहे हमास हो, चाहे बाकी संगठन हो, सबने एक स्वर में एक बात कही कि गजा के लोग कहीं जाने वाले नहीं हैं। गजा के लोग गजा के अंदर ही रहेंगे। जॉर्डन और इजिप्ट इस हकीकत को जानते हैं। इजिप्ट ने भी सामने आकर ऑफिशियली सीधे मना कर दिया कि यह स्कीम बिल्कुल गलत है, गजा के लोगों को गजा में ही रहना चाहिए, इजिप्ट में उनके आने का सवाल ही नहीं उठता है। और यही बात जॉर्डन ने भी कही। जॉर्डन जैसा देश अमेरिका के दबाव को कितना बर्दाश्त कर सकता है यह देखने वाली बात होगी। लेकिन असल मामला यह है कि क्या गजा के लोग इतनी आसानी से अपनी जमीन छोड़ देंगे? 14-15 महीनों तक उन्होंने बमबारी झेली है, 14-15 महीनों तक लगातार बच्चों को मरते हुए देखा है, अस्पतालों को टूटते हुए देखा है, घरों को टूटते हुए देखा है और उन्हें पता है कि हमारे घर तबाह हो चुके हैं। फिर भी वो नॉर्दर्न गजा की तरफ लौट रहे हैं। जो वीडियोस आप देख रहे हैं कोस्टल एरिया से नॉर्दर्न गजा की तरफ लौटते हुए लोगों का है। आईडीएफ ने इनको रोकने की बहुत कोशिश की, जगह जगह बैरियर लगाए, रोका। यह बताया जा रहा है कि कम से कम एक फलस्तीनी मारा भी गया है। लेकिन इसके बावजूद इन लोगों का जोश देखिए, इन लोगों की स्पीड देखिए, इन लोगों की संख्या देखिए, इन लोगों का जुनून देखिए, जो अपने बर्बाद घर को दोबारा बनाने के लिए बिल्कुल मुतमईन हैं, जो किसी भी हाल में अपनी जमीन छोड़ने को तैयार नहीं है। तो ट्रंप हो, नेतन्याहू हो, बेन ग्वेर हो, स्मोट्रिच हो, इन सब लोगों के दिल में जो अरमान है वो अरमान रह जाएंगे। ये अरमान कभी नहीं निकलने वाले हैं। इस बार जिस तरह से गजा के लोगों ने बर्दाश्त किया है, इस बार जिस तरह से गजा के लोगों ने लड़ाई लड़ी है, इसके बाद ये ख्वाब देखना ट्रंप को, नेतन्याहू को और उनके लोगों को छोड़ देना चाहिए कि गजा एक दिन पूरी तरह से खाली हो जाएगा और वहां ये जो चाहेंगे वो करेंगे। गजा खाली होने वाला नहीं है। अगर इनके सीने में दिल होता तो सवाल ये उठाते कि आखिर गजा में जो तबाही और बर्बादी हुई है उसके लिए जिम्मेदार कौन है। सवाल यह उठाते कि नेतन्याहू और उसकी आर्मी ने जिस तरह वहां पर आम लोगों के घर तबाह किए हैं, क्या उसकी कीमत उन्हीं लोगों से वसूली नहीं जानी चाहिए? क्या इजराइल से नहीं कहा जाना चाहिए कि तुमने जंग में जिस तरह से घर, अस्पताल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल सारे तबाह कर दिए हैं, इसका पैसा तुम्हें देना चाहिए ताकि वहां पर दोबारा से निर्माण का काम शुरू हो सके, ताकि वहां पर दोबारा से रिहाइश बन सके, स्कूल बन सके, कॉलेज बन सके, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बन सके। लेकिन नेतन्याहू से इसके पैसे मांगने की जगह ट्रंप ने क्या किया? एक खास तरह का बम था 2000 ल्यूब का, जाहिर है बेहद खतरनाक बम था। नेतन्याहू चाहता था कि इस तरह के बम इजराइल को मिल जाएं अमेरिका से। बाइडेन ने इस पर बैन लगाया था, ये वाले बम नहीं दिए थे।
ट्रंप ने आने के बाद यह बैन हटा लिया है, यानी ये वाले जो बम हैं वो भी नेतन्याहू को जल्दी ही मिल जाएंगे। तो एक तरफ नेतन्याहू को तो आप और बम दे रहे हैं तबाही के, दूसरी तरफ गजा के लोगों से कह रहे हैं कि अपना घर छोड़ दें। गजा के लोग इस बार घर छोड़ने वाले नहीं हैं, ना तो मैदान छोड़ेंगे, जंग होगी तो जंग लड़ेंगे, और घर तो किसी भी हाल में नहीं छोड़ेंगे। अब सीज फायर को लेके इसको छोड़ा, उसको नहीं छोड़ा, इसका नाम बताया, उसको नाम नहीं बताया, ये सब करके इजराइल किसी ना किसी तरह से ये बहाने बना रहा है कि गजा के लोग वापस न लौट पाए। हमास ने शनिवार को, अगले सैटरडे को, जिन 5 लोगों को रिहा करना है उनकी लिस्ट थमा दी है कि हम इन 5 लोगों को रिहा करेंगे। इसके बदले 150 लोगों को रिहा करना पड़ेगा इजराइल को, और अपनी तरफ से हमास ने बिल्कुल क्लियर रखा है कि हम सीज फायर की सारी शर्तें मान रहे हैं, और अगर आप नहीं मानोगे और सीज फायर टूटता है तो जंग के लिए भी तैयार हैं। ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि हमास के बारे में अमेरिकी इंटेलिजेंस का मानना है कि जिस समय जंग चल रही थी उस समय उसने कम से कम 15,000 लड़ाकों को और भर्ती किया है। तो हमास कोई इतना कमजोर नहीं हुआ है कि लड़ाई जारी न रख सके। तो ये मोटा मोटा हाल है गजा का। लोग लौटने की कोशिश कर रहे हैं, अपने घरों में लौटने की कोशिश कर रहे हैं। और मजेदार बात यह है, बेन ग्वेर का बयान आया है जिसने इस्तीफा दे दिया था कि नार्दर्न गजा में जिस तरह से लोग लौट रहे हैं ये इजराइल की पूरी तरह से हार है। कंप्लीट सरेंडर वर्ड का यूज किया है उसने, यानी पूरी तरह से इजराइल ने घुटने टेक दिए हैं, जिसकी वजह से नॉर्दर्न गजा में लोग वापस लौट रहे हैं। नेतन्याहू के ऊपर मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आप जानते हैं उसके ऊपर करप्शन का मुकदमा चल रहा था, उसका ऑपरेशन जो हुआ था उसकी वजह से 1 महीने उसको छूट मिली रही। उसके बाद वो कोर्ट में गया, उसने कहा कि हफ्ते में 1 दिन कोर्ट में आना पड़े, ऐसा कर दीजिए रोज रोज कोर्ट में ना आना पड़े। लेकिन कोर्ट ने उसकी ये बात नहीं सुनी है, और 1 महीने बाद नेतन्याहू का जो करप्शन का ट्रायल है दोबारा शुरू हो गया है। अब अगर ये ट्रायल लंबा चलता है, अगर इस ट्रायल में सजा होती है नेतन्याहू को, तो नेतन्याहू जिसकी पॉपुलैरिटी वैसे ही लगातार गिरती जा रही है, कुर्सी पर लंबे समय तक बने रहना उसके लिए बेहद मुश्किल होता जाएगा। अगर इजराइल में चुनाव होते हैं तो लगभग यह तय है कि नेतन्याहू की पार्टी हारेगी, कोई और प्रधानमंत्री बनेगा। और चुनाव कब तक नेतन्याहू टाल सकता है ये देखना है। आप जानते हैं कि चुनाव टालने के लिए, जंग को जारी रखने के लिए वेस्ट बैंक में लगातार इजराइल की आर्मी एक्शन कर रही है। खबर यह आ रही है कि वहां भी हमास बराबरी में मुकाबला कर रहा है। कई सारे इनके जवान मारे गए हैं, कई सारी इनकी जो बख्तरबंद गाड़ियां हैं वो तबाह हुई हैं। जेनिन में फिर से एक बार जंग का मैदान बना हुआ है। यानी अगर आप ये मानते हैं कि गजा में लड़ाई पूरी तरह से खत्म हो गई है, तो गजा में भले खत्म हो गई हो फिलहाल, लेकिन फलस्तीन के एक दूसरे हिस्से जेनिन में लड़ाई अब भी जारी है। वो कहां तक जाएगी, कितनी बड़ी होगी, ये बात देखने वाली होगी। फ्रांसेस्का अल्बानीज जो यूएन की रिपोर्टर हैं और अक्सर बहुत जरूरी बयान देते रहती हैं, उन्होंने एक बहुत खास बात कही है। उन्होंने ये कहा है कि इजराइल ने एक नया तरीका ही डेवलप कर लिया है कि पहले ये कहो कि घर में बम है, हॉस्पिटल में बम है, और इसके बहाने हॉस्पिटलों के ऊपर बम गिराओ। उन्होंने कहा है कि अगर इजराइल कल को कहे कि हॉस्पिटल के हर बेड के नीचे बंदूक है, तो क्या उसको यह हक मिल जाता है कि पूरे हॉस्पिटल को वो तबाह कर दे? इसकी जांच कौन करेगा? जाहिर है इसकी जांच कोई नहीं करने वाला है। जंग में जीत मुश्किल है, सीधी लड़ाई में जीत इजराइल के लिए बहुत मुश्किल थी। लेकिन जो एयर पावर है जो अमेरिका की दी हुई है, अमेरिका ने हेलीकॉप्टर भी दिए हुए हैं, अमेरिका ने बम भी दिए हुए हैं, अमेरिका ने हथियार भी दिए हुए हैं, उसके सहारे तबाही का जो खेल रचा है इजराइल ने, वो दुनिया के इतिहास में एक बड़े युद्ध अपराध के रूप में, वार क्राइम के रूप में हमेशा दर्ज रहेगा। 2 वीडियोस एक के बाद एक आप देखिए। ये वीडियो मैंने पहले भी दिखाया है आपको। डॉक्टर जूलिया, लेबनान में उनका घर है, शानदार घर जहां बैठकर वो पियानो बजा रही हैं, और इस घर को तबाह कर दिया गया था, जबकि डॉक्टर जूलिया या उनकी फैमिली का हिजबुल्लाह से कोई लेना देना नहीं था। क्रेग मुरे जो पत्रकार हैं वो पहुंचे लेबनान में, और ढूंढते हुए उन्हें डॉक्टर जूलिया का तबाह घर मिला, और उस तबाह घर में ये पियानो मिला। आप समझ सकते हैं कि ये किस तरह की आर्मी है, कैसे इसको घरों को तबाह करना पसंद है। एक आलीशान शानदार घर, उसमें एक औरत जो अपना पियानो बजाती थी, जो किसी के लिए खतरा नहीं थी, उस घर को तबाह कर दिया गया।
लेबनान में सीज फायर हुआ था और लगातार इजराइल कह रहा था कि 1 महीने का वक्त हमको और चाहिए। 1 महीने का वक्त तो नहीं मिला है, लेकिन 20 दिन का वक्त अमेरिका ने और दिया है। लेबनान और इजराइल के बीच में जो सीज फायर है उसको बढ़ाकर 16 फरवरी तक किया गया है। 26 फरवरी तक करने की मांग इजराइल ने की थी, 30 की जगह 20 दिन दिया गया है। लेकिन लेबनान के लोगों को यह सब डेट से कोई मतलब नहीं, उन्होंने वापस लौटना शुरू कर दिया है। बड़ी संख्या में लेबनान के लोग साउथ लेबनान की तरफ लौट रहे हैं। बाकी बातें बताऊंगा, लेकिन जरा 1 मिनट रुककर सोचिएगा। इजराइल ने लेबनान के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी थी, हिजबुल्लाह के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी थी, उसमें सबसे बड़ा एम उसका यह था कि कैसे भी नॉर्दर्न इजराइल में जो लोग घर छोड़कर चले गए हैं, 1 लाख से ज्यादा लोग, उनको वापस उनके घरों में पहुंचाया जाएगा। इजराइल की बमबारी के बावजूद लेबनीज जो हैं, लेबनान के लोग जो हैं, वो अपने घरों में वापस लौट रहे हैं। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, ये महिला थी, ये टैंक के सामने जाकर खड़ी हो गई कि हमारी जमीन है, हम अपनी जमीन पर लौटेंगे। इनको बाद में मार दिया गया, 5 ऐसी औरतों को मारा गया। लेकिन आप हिम्मत देखिए, जिनको अपनी जमीन से प्यार होता है, जो लूटी हुई जमीन पर नहीं, उस जमीन पर रहते हैं जहां उनके पुरखों की कब्रें गड़ी होती हैं, जहां उनके बचपन से लेकर पीढ़ियों की यादें दर्ज होती हैं, उस जमीन से मोहब्बत होती है। जान पे खेल के भी उस जमीन पर लोग लौट रहे हैं। लेकिन जो कब्जा की हुई, लूटी हुई जमीन है, उससे कोई प्यार नहीं होता। इसीलिए हिजबुल्लाह के बम गिरने बंद हो गए हैं, फिर भी डर इतना गहरा है कि नॉर्दर्न जो इजराइल है, वहां के लोग लौटने को तैयार नहीं। कोई बम नहीं गिर रहे हैं, हुथी ने अपने बम फेंकने बंद कर दिए हैं। इजराइल वहां पर अपने इलाके में तो कम से कम पूरी तरह से काबिज है। हिजबुल्लाह से कोई बम नहीं गिर रहा है, इराकी मिलिशिया कोई बम नहीं गिरा रहा, हमास कोई बम नहीं गिरा रहा, ईरान कोई बम नहीं गिरा रहा। लेकिन नॉर्दर्न इजराइल के लोग इतने पीसफुल माहौल में भी अपने घर लौटने से डर रहे हैं। वहीं लेबनान के लोग चलती जंग के बीच, गिरते बमों के बीच पूरी हिम्मत के साथ अपने घरों में लौट रहे हैं। यह फर्क होता है अपने घर का और कब्जा किए हुए घर का। लेबनान में जो लोग वापस लौट रहे थे, उनके ऊपर बम गिराए गए, 22 लोग मारे गए और 124 के आसपास घायल हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद लोगों ने लौटना बंद नहीं किया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका और बाकी सब सीज फायर की डेट बढ़ाते और घटाते रहे, हमने बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब हम अपने घर की तरफ लौटेंगे। उधर 2 डेवलपमेंट बहुत मजेदार हुए हैं। सार जो वहां का फॉरेन मिनिस्टर है, उसका एक बयान आया। उसने कहा कि आने वाले दिनों में हम ईरान के ऊपर हमला कर सकते हैं। मैंने आपको बार बार बताया है कि इजराइल की दिली इच्छा है, दिली ख्वाहिश है कि कैसे भी ईरान पर एक बार हमला करने को मिल जाए, क्योंकि वो जानता है कि ईरान से वो अकेले जीत नहीं सकता और इजराइल को बचाने के लिए अमेरिका सीधे जंग में शामिल होगा। अब ट्रंप ने अपने एनवॉय को ईरान से बातचीत करने के लिए कहा है कि ईरान से बातचीत करो, और ट्रंप का यह बयान था कि हम चाहते हैं कि इजराइल के साथ कोई जंग होने की जगह हम सीधे ईरान से बातचीत करके मसला सुलझा लें। यह इजराइल के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी अगर अमेरिका और ईरान के बीच में मसला सुलझ गया। वो बिल्कुल नहीं चाहेगा कि अमेरिका और ईरान के बीच में कभी काम चलाऊ रिश्ता भी बने। अमेरिका और ईरान के बीच में दुश्मनी जब तक चलेगी, वो जितनी दुश्मनी चलेगी उतनी इजराइल के लिए बेहतर है। तो जाहिर है कि ट्रंप का जो बयान था, उसको ही काउंटर करने के लिए इजराइल के रक्षा मंत्री का, सार का यह बयान आया है कि आने वाले दिनों में हम ईरान के ऊपर हमला कर सकते हैं। इसका जवाब ईरान ने 2 तरीके से दिया है। पहला तो ईरान ने एक नई मिसाइल लॉन्च की है, जिसकी जो लिमिट है, जिसका रेंज जो है वो 1000 किलोमीटर है। यानी इजराइल के भीतर तक, बहुत भीतर तक, और इजराइल के आगे भी वो मार कर सकती है, और उसका नाम रखा है गजा मिसाइल। आप समझ सकते हैं कि ये किस बात के लिए, क्या बताने के लिए, क्या घोषणा करने के लिए ईरान ने सार के इस बयान के तुरंत बाद उस मिसाइल को जारी किया, उस मिसाइल के बारे में पब्लिसाइज किया। इरना जो वहां की न्यूज एजेंसी है, वहां पर यह खबर आई और उसको नाम दिया गया गजा। यानी ये गजा मिसाइल लॉन्च की गई जो 1000 किलोमीटर तक जाकर मार कर सकती है। इसके अलावा सीधे तो इससे नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन ईरान के जो विदेश मंत्री हैं अरगाची साहब, वो गए हुए हैं अफगानिस्तान तालिबान के साथ बात करने के लिए। अब देखिए, ट्रंप ने आते ही तमाम मुल्कों को धमकी देनी शुरू की थी।
कोलंबिया को वापस भेजा। कोलंबिया, उन्होंने कहा कि अपने लोगों को वापस लो, कोलंबिया ने मना किया। उसके बाद कोलंबिया के ऊपर टैरिफ लग गया। अब सुनने में आ रहा है कि कोलंबिया ने अपने लोगों को वापस लेना मान लिया है। हिंदुस्तान को कहा, हिंदुस्तान तो तुरंत झुक गया, उसने कहा जी हुजूर, आप जिसको कहेंगे उसको वापस ले लेंगे। अफगानिस्तान से अमेरिका ने यह कहा था कि हमारे जो हथियार और बारूद और गोला तुम्हारे यहां छूट गए थे वो हमको वापस कर दो। यह बड़ा अच्छा है। अफगानियों ने तो आपको बुलाया नहीं था कि आइए और हमारी जमीन पर जंग लड़िए। अफगानियों ने तो आपको बुलाया नहीं था कि आइए हमारी जमीन पर आप पत्थर चलाइए, हमारी जमीन पर हमारे लोगों को मारिए। मैं कोई अफगान के तालिबान का समर्थक नहीं हूं, यह बात मैं बहुत साफ कह चुका हूं। तालिबान खासतौर पे औरतों को लेकर जिस तरह की नीति बना रहा है वो किसी धर्म से कहीं रिलेटेड नहीं है। इस्लाम के भी जो नियम है उनसे भी बहुत आगे निकलकर काम कर रहा है। औरतों को जिस तरह से घरों में बंद किया जा रहा है, जिस तरह से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, मैं कोई उससे सहमत नहीं हूं। मैं ईरान में भी हिजाब को लेकर जो नीति है, जिस तरह से कई बार खबरें आती हैं सजा देने के, उससे भी मैं कोई खास सहमत नहीं हूं। लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर है कि जैसे अमेरिका एक खुद मुख्तार मुल्क है, वैसे ही ईरान एक खुद मुख्तार मुल्क है और वैसे ही अफगानिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है। पहले रशिया का मुकाबला करने के लिए रशिया के पड़ोस में अफगानिस्तान था, तो आपने वहां की सरकार को गिराकर अपने लोगों को बिठाया। फिर तमाम सारे तमाशे चलते रहे। तालिबान आपका ही पैदा किया हुआ है, आपने ही वो हालात पैदा किए कि तालिबान पैदा हुआ इस तरह से। और उसके बाद अब यह हालत यह है कि आप वहां से भाग आए क्योंकि आपसे हालात कंट्रोल में नहीं आ रहे थे, और अब आप कह रहे हैं कि वहां जो हथियार हमारे पड़े हुए हैं हमें वापस करो। यह केवल गुंडागर्दी है। तालिबान ने साफ साफ मना कर दिया था, हम कोई हथियार वापस नहीं करने वाले। जाहिर है ट्रंप की एक निगाह अफगानिस्तान के ऊपर भी होगी। तो ईरान और अफगानिस्तान के बीच में अगर किसी तरह की दोस्ती होती है तो वो अमेरिका के लिए एक खतरे की घंटी होगी। ये पक्की बात है। ईरान ने शायद इसीलिए अफगानिस्तान की तरफ हाथ बढ़ाया है, वहां अपने फॉरेन मिनिस्टर को भेजा, संयुक्त बयान जारी हुआ और एक दूसरे की मदद की बात हुई। तो ट्रंप साहब जो आए थे पीस मेकर बन के, जो ये कह रहे थे कि मैं दुनिया भर में पीस इस्टेब्लिश करूंगा, नई जंग नहीं शुरू करूंगा, जिस तरह पागलों की तरह एक के बाद एक घोषणा किए जा रहे हैं, दुनिया भर में ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं जिससे जंग दोबारा शुरू हो सकती है और ज्यादा खतरनाक जंग शुरू हो सकती है। जिस तरह से फलस्तीन के बारे में उनका ये बयान था, बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना बयान था कि गजा के लोगों को जॉर्डन और इजिप्ट में बसाया जाए। फिलहाल तो ये मुमकिन नहीं है। ना तो गजा के लोग अपनी ज़मीन छोड़ेंगे, ना इजिप्ट या जॉर्डन उनको आसानी से लेने को तैयार होंगे। लेकिन ये बताता है कि वो कितना इनह्यूमन है, उसका दिल कितना छोटा है, इंसानों को लेकर उसकी सोच कितनी छोटी है। तो आने वाला टाइम कैसा होगा अभी कोई अंदाज लगा पाना बहुत मुश्किल है। कई सारे उसने ऐसे डिसीजन लिए हैं जो नेतन्याहू को बहुत भारी पड़ेंगे, लेकिन कई सारी बातें उसने ऐसी की हैं जिससे लगता है कि गजा के लिए भी वो बेहद नुकसानदायक हो सकता है। देखना होगा आगे, खासतौर पे लेबनान में सीज फायर के बाद क्या होता है। 16 फरवरी को फाइनल सीज फायर होता है या नहीं होता है, और अगर होता है तो उसके बाद क्या होता है। गजा का सीज फायर कितना चलता है, कहां तक चलता है, इन सारी चीजों पर डिपेंड करेगा कि आने वाले टाइम में क्या होगा। एक बड़ा सवाल है, गजा की रीबिल्डिंग कौन करेगा। आजाद गजा जो होगा, आजाद तो क्या होगा, मतलब जंग के बाद का जो गजा होगा उसको लीड कौन करेगा। इन सारी चीजों पर डिपेंड करेगा कि मिडिल ईस्ट और दुनिया का फ्यूचर क्या होगा। जैसे जैसे जो डेवलपमेंट्स होते जाएंगे मैं लगातार अपडेट करता रहूंगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे वीडियोस, इनको दोस्तों तक, रिश्तेदारों तक पहुंचाइए, उन तक भी जो गोदी मीडिया के चंगुल में अभी तक फंसे हुए हैं। अगर हमारे साथ खड़ा होना चाहते हैं, हमारी मदद करना चाहते हैं, तो आप 3 रुपए रोज से भी कम पे हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं, हमें सीधी मदद कर सकते हैं, सुपर थैंक्स दे सकते हैं। और अगर ये सब मुमकिन ना हो तो कम से कम चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लें। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।